गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम इस टॉपिक को लेकर डिस्कशंस शुरू किए थे ना। इन द लास्ट क्लास वी हैड बिगन आवर डिस्कशंस विथ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इन दिस क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट टॉपिक इटसेल्फ। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम को लेके ही हम लोग डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, नाउ एज फार एज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर कंसर्न्ड, दैट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड। इकोसिस्टम के जो उपादान है उनको लेके हम लोग पिछले क्लास में आलोचना कर चुके हैं। सो इन दिस क्लास वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। इन दिस क्लास वी विल बिगिन आवर डिस्कशन विथ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। तो आज के क्लास में हम लोग पहले आहार श्रृंखला और उसके बाद हम लोग फूड वेब ये सब को लेके डिस्कशन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। मतलब फूड वेब मतलब खाद्य जाल। फूड वेब मतलब खाद्य जाल। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ फूड चेन। अ फूड चेन is a linear pattern or a linear sequence of arrangement of organisms with repeated eating and being eaten. So what is a food chain? A food chain is a linear pattern or a linear arrangement of organisms with repeated eating and being eaten. तो आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन हम लोग किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला मतलब एक ऐसा चेन जिसमें हम लोग कुछ जीवों को सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? वो एक दूसरे को खाते हैं या नहीं खाते हैं उसका ऊपर बेस करके हम उसको सजाएंगे। फॉर एग्जाम्पल से अ ग्रास हॉपर एंड देन अ फ्रॉग। सो द ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास हॉपर एंड द ग्रास हॉपर इज in turn eaten by the frog. The frog in turn is eaten by the snake. The snake in turn is eaten by the say a larger bird like hawk or an eagle, etc. etc. So this is a very simple example of a food chain. तो food chain या फिर आहार श्रृंखला एक ऐसे अरेंजमेंट है जहाँ पर हम लोग प्राणियों को सजाएंगे। वो एक दूसरे का ऊपर उसका कौन किसको खाते हैं उसका ऊपर डिपेंड करके। जैसे घास को ग्रास हॉपर या फिर टिड्डी खाते हैं और टिड्डी को फ्रॉग्स या फिर मेंढक खाते हैं, मेंढक को स्नेक्स या फिर सांप खाते हैं और स्नेक्स को चील खाते हैं। सो इस खाने का सीक्वेंस को मान के अगर हम लोग इस ऑर्गेनिजम्स को सजाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फूड चेन? अ फूड चेन is practically representing how energy flows through an ecosystem. So what does a food chain represent? A food chain represents how energy flows through an ecosystem. How energy flows through an ecosystem. For example, when the grass is being eaten by the grasshopper, the energy of the grass flows to the grasshopper. Then the grasshopper is eaten by the frog, so the frog gets the energy from the grasshopper and this process continues. So एक आहार श्रृंखला में हम लोग यही दिखाते हैं कि कोई भी वास्तुतंत्र में या फिर आपका इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी या फिर ऊर्जा की प्रवाह होती है। सो मतलब जैसे सोचिए घास को ग्रास हॉपर जब खाते हैं तो घास से ऊर्जा ग्रास हॉपर तक पहुंचता है। फिर ग्रास हॉपर को जब मेंढक खाते हैं तो ग्रास हॉपर से ऊर्जा मेंढक तक पहुंचते हैं और इसी तरह एक पौष्टिक स्तर, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा की प्रवाह चलती है। सो दिस इज हाउ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. Now we must remember that we recognize two basic types of food chains in an ecosystem. In an ecosystem, we recognize two basic types of food chains. One is the grazing food chain. One is the grazing food chain
and the other is the detritus food chain. One is the grazing food chain and the other is the detritus food chain. ग्रेजिंग फूड चेन को तो मतलब दो तरह की आहार श्रृंखला को लेके हम लोग डिस्कशंस करेंगे। पहली है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चराई आहार श्रृंखला। ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चराई आहार श्रृंखला। और डेट्रिटस फूड चेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरद आहार श्रृंखला। तो ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? चराई आहार श्रृंखला। और डेट्रिटस फूड चेन को हम लोग बोलते हैं अपरद आहार श्रृंखला। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what exactly is a grazing food chain. Okay, I'm writing down the names of these food chains. You can just note it down. So the two basic types are grazing food chain, and detritus food chain. Grazing and detritus food chain. So these are the two basic types. मतलब एक है चराई आहार श्रृंखला और दूसरा है आपका अपरद आहार श्रृंखला. Okay. So as far as a grazing food chain is concerned, a grazing food chain always begins with the producers, that is the green plants, and from the producers it will move on to the subsequent consumers. So for example, a grasshopper, a frog, snake, and then an eagle. This is what represents a grazing food chain. This is what represents a grazing food chain. So a grazing food chain, you must remember that it begins with the producer, and from the producer it moves on to the consumers. तो एक ग्रेजिंग फूड चेन या फिर चराई आहार श्रृंखला, उसको हम लोग हिंदी में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार की आहार श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका उत्पादक होगी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगी वो शाकाहारी होगी। और जैसे घास से टिड्डी, टिड्डी से मेंढक, मेंढक से सांप और सांप से चील, मतलब जो खाद्य श्रृंखल, जो आहार श्रृंखला शुरू होगी वो शुरू होगी आपका उत्पादक से, मतलब ग्रीन प्लांट से। और ग्रीन प्लांट से शुरू होके बाकी सारे आपका जो उपभोक्ताएं होंगे वो सभी होंगे आपका मतलब उसके बाद से। तो पहले होंगे आपका उत्पादक, उसके बाद होंगे सारे उपभोक्ता, टिड्डी, मेंढक, सांप, चील। तो इसी तरह एक ग्रेजिंग फूड चेन चलते हैं। Now let us come down to the detritus food chain. So before we come down to the detritus food chain, let us understand what is the meaning of the term detritus. Now detritus practically represents the what you can say, dead and decomposing organic matter. So, for example, dead bodies of plants and animals, fallen leaf litter, parts of plants, parts of animals. This is what we call as a detritus. So obviously detritus food chain will begin from such detritus materials, and from the detritus material it will move on to the detritivore, that is those who are consuming on the detritus, and from the detritivore it will move on to the carnivores or the predators on the detritivores. So how does the detritus food chain operate? A detritus food chain begins with the detritus. From the detritus it will move on to the detritivore, detritivore, and from the detritivores it will move on to the carnivores of the detritivores. तो जिसको हम लोग डेट्रिटस या फिर अपरद आहार श्रृंखला बोल रहे हैं, तो पहले हम लोगों को अपरद या फिर डेट्रिटस ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब हम लोगों को समझना है। तो डेट्रिटस मतलब कोई भी लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मतलब जो कोई जीव से, कोई पेड़ से, कोई प्राणी से, मतलब सोचिए पेड़ का कुछ सूखा पत्ते डेट्रिटस हो सकते हैं,
या फिर कोई प्राणी का डेड बॉडी, वो भी डेट्रिटस हो सकते हैं। तो डेट्रिटस जो आहार श्रृंखला या फिर अपरद आहार श्रृंखला वो शुरू होती है डेट्रिटस से। उसके बाद वो चल जाता है जो प्राणी इंसेक्ट्स एक्सेट्रा जो डेट्रिटस को खाते हैं और उसके बाद मतलब जिसको हम लोग डेट्रिटिवोर कहते हैं, मतलब प्राथमिक अपरद, और फिर उससे आपका जाएगा जो ये सब प्राथमिक अपरद को खाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अपरद, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अपरद। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल को सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, से ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर देयर आर सेवरल लीव्स विच आर फॉलन देयर. Now this set of leaves, it represents the detritus. Now these leaves in turn are eaten or consumed by several insects. So the insects, they represent the detritivore. The insects, they represent the detritivore. And then these insects in turn are consumed by the birds. So they are the consumers on the detritivores. So this is a very simple example of a डेट्रिटस फूड चेन। तो जैसे सोचिए जंगल में कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए हैं जिसको हम लोग जिसका वियोजन चल रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अपरद। तो उन सूखे पत्तों को कुछ कीड़े मकोड़े खा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक अपरद, और इन कीड़े मकोड़ों को कुछ पक्षियां आके उनकी भक्षण कर रही हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अपरद। तो इसी तरह डेट्रिटस या फिर अपरद आहार श्रृंखला में भी शक्ति या फिर ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक हो रही है। सो इन दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक और न्यूट्रिशनल लेवल to the next trophic or the nutritional level. So these are the what you can say two basic types of food chains. Now after we talk about food chains, next we shall talk about food webs, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आहार जाल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आहार जाल। अच्छा, now see, in a natural ecosystem it is very difficult for us to find what you can say individual food chain. So in an ecosystem it is very difficult for us to find an individual food chain, but what we find there, we find that there are several interconnected food chains, and such a collection of several interconnected food chains is what we call as a food web. So what is a food web? A food web is practically representing the interlinking pattern. A food web is practically representing the interlinking pattern of several interconnected food webs. So what does food chains? So what does a food web represent? A food web represents the interlinking pattern of several इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो जिसको हम लोग हिंदी में आहार जाल कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है? प्रकृति में आहार, विभिन्न तरह की जो आहार श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी रहती है। और ये एक तरह तरह की जो आहार श्रृंखलाएं, विभिन्न आहार श्रृंखला विभिन्न बिंदु पर परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, और इस जुड़ने के वजह से हम लोग देखेंगे कि वो एक जाल का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आहार जाल या फिर आपका फूड वेब। तो प्रकृति में जो आहार श्रृंखलाएं वो विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर जुड़ी रहती है और एक आहार जाल का रूप ले लेती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आहार जाल या फिर फूड वेब। ठीक है। सो आफ्टर वी टॉक अबाउट दीज food chains and food webs, next we shall talk about ecological pyramid. Next we shall talk about ecological pyramid, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तुतंत्र के पिरामिड, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तुतंत्र के पिरामिड, या फिर एल्टोनियन पिरामिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तुतंत्र के पिरामिड या फिर एल्टोनियन पिरामिड्स या फिर एल्टोनियन पिरामिड। सो प्लीज़ आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स
और एल्टोनियन पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एल्टोनियन पिरामिड्स. Okay, first let us try to understand what exactly are these ecological or Eltonian pyramids. Now, ecological pyramids are actually the graphic structure of the graphic representation of the trophic structure and function of an ecosystem. So I am repeating the definition. Ecological pyramids are the graphic representation of the trophic structure and function of an ecosystem. And generally these ecological pyramids, they begin at the base, generally with the producers, and from the producers they move on to the consumers, and that is how the pyramid moves up. सो इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर वास्तुतंत्र का पिरामिड, ये एक पिरामिड है. आप लोग पिरामिड्स के बारे में ज़रूर सुने होंगे जो इजिप्ट में मिलता है. हाँ, तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर है जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक मतलब जिसको हम लोग पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम लोग एक आहार श्रृंखला में जो तरह तरह की पोषीय स्तर है, उस पोषीय स्तर को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. और इनका सब इस पिरामिड, इन पिरामिडों में सबसे नीचे में रहेंगे आपका उत्पादक स्तर. सबसे नीचे रहेंगे आपका उत्पादक स्तर, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं. और उसके ऊपरी स्तर में तो पहला जो पोषी स्तर है वो उत्पादक हुआ, और फिर दूसरी तीसरी जो स्तर होंगे वो सभी आपका उपभोक्ता होंगे, मतलब कंज्यूमर्स होंगे. तो ये जो एक आहार श्रृंखला को हम लोग एक पिक्चर के रूप में, एक पिरामिड के आकार में जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एल्टोनियन पिरामिड्स. नाउ दीज इकोलॉजिकल और एल्टोनियन पिरामिड्स, they can be of three types. What are the three types? They are pyramids of number, और या फिर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या की पिरामिड, और they might be pyramids of biomass, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे जीव भर की पिरामिड, और फिर pyramids of energy, और जिसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा की पिरामिड. So what are the three types of ecological pyramids? Pyramids of number, संख्या की पिरामिड, pyramids of what you can say बायोमास, जीव भर की पिरामिड, और फिर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा की पिरामिड. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू दीज पिरामिड्स एक्चुअली रिप्रेजेंट. नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, आई मीन टू से पिरामिड्स ऑफ नंबर, द पिरामिड्स ऑफ नंबर, they will represent the number of organisms at each trophic level. So what do the pyramids of number represent? Pyramids of number, they represent the number of organisms at each trophic level. मतलब ये जो संख्या का पिरामिड है, इससे हर पोषी स्तर में कितनी संख्या में प्राणियां उपस्थित हैं, वही इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं. तो पिरामिड्स ऑफ नंबर का मतलब, संख्या का पिरामिड का मतलब हर पोषी स्तर में कितनी संख्या में ये जो प्राणियां उपस्थित हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज पिरामिड्स ऑफ नंबर. सो पिरामिड्स ऑफ नंबर, दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल. देन कम्स योर पिरामिड्स ऑफ बायोमास. देन कम्स द पिरामिड्स ऑफ बायोमास. बायोमास मतलब जीव भर. हाँ, एक जीव का जो सूखा उनका जो मतलब वेट होता है, ड्राई वेट, वही है उस ऑर्गेनिज्म का जीव भर. सो नाउ दीज पिरामिड्स ऑफ बायोमास, they represent the biomass or the dry weight of the organisms at each trophic level. So what do the pyramids of biomass represent? They represent the biomass or the dry weight of organisms at each trophic level. So ये जो जीव भर का पिरामिड है, ये हर स्तर में जो प्राणियां उपस्थित हैं उनका जो जीव भर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो जीव भर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लास्टली कम्स द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्जा की पिरामिड बोलते हैं. नाउ दीज पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, दे प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल.
sorry. So what do these pyramids of energy represent? They represent the total amount of energy present at each trophic level. So ये जो ऊर्जा की पिरामिड है, इनका द्वारा हम लोग दिखाते हैं कि हर पौषी स्तर में कितनी परिमाण ऊर्जा उपस्थित है। और यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि ये जो ऊर्जा का बात हम लोग कर रहे हैं, ये खाने से आते हैं, एक दूसरे को खाने से। जैसे मेंढक आपका टिड्डी को खाता है, मेंढक को सांप खाते हैं, सांप को चील भक्षण करते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे को खाने के दौरान ऊर्जा एक पौषी स्तर से दूसरी पौषी स्तर तक पहुंचती है। तो ये याद रखना होगा कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी में हर पौषी स्तर में कितनी परिमाण ऊर्जा उपस्थित है, उसी को हम लोग पिरामिड्स ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा की पिरामिड के आकार में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी मस्ट रिमेंबर दैट पिरामिड्स ऑफ नंबर and pyramids of biomass, they can be upright or inverted. So pyramids of number and pyramids of biomass, they can be upright or inverted, but the pyramids of energy, they will always be upright. So please remember this basic difference. Pyramids of number and pyramids of biomass, they can be upright or inverted, but the pyramids of what you can say energy, they will always be upright. मतलब संख्या का पिरामिड और जीव भर का पिरामिड वो सीधा हो सकते हैं या फिर वो उल्टा भी हो सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा ही सीधी रहती है। सो नाउ द क्वेश्चन इज वाई आर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट? Now this is because as energy flows from one trophic level to the next trophic level, the amount of energy availability into the next trophic level, that goes on decreasing. And as the amount of energy availability goes on decreasing, the pyramids of energy are always upright. So please remember that as energy flows from one trophic level to the next trophic level, the amount of energy available to the next trophic level goes on decreasing. And because the amount of energy goes on decreasing from one trophic level to the next, that is why we can say that the pyramids of energy are always upright. तो ये जो ऊर्जा की पिरामिड है ये हमेशा सीधी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ऊर्जा की प्रवाह एक पौषी स्तर से दूसरी पौषी स्तर तक होती है, ऊर्जा की परिमाण आहिस्ता आहिस्ता घटते जाता है। तो क्योंकि ऊर्जा की परिमाण एक पौषी स्तर से दूसरी पौषी स्तर तक पहुंचने के दौरान उसका परिमाण घटता है, और इसी के कारण ऊर्जा की पिरामिड हमेशा सीधी होती है। और लेकिन संख्या का पिरामिड या फिर जीव भर का पिरामिड वो सीधा भी हो सकता है या फिर वो उल्टा मतलब इन्वर्टेड भी हो सकती है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो आप लोग पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशंस को बढ़ाएंगे। आप लोग पहले कुछ क्वेश्चंस लिखिए। राइट डाउन नंबर 1, what are food chains? What are food chains? Number 2, what are the different types of food chains? What are the different types of food chains? Number 3, what are food webs? What are food webs? Number 4, differentiate between a grazing food chain and a detritus food chain. Differentiate between a grazing food chain and a detritus food chain. Next, write down. What are food webs? What are food webs? What are food webs?
Next, write down. What are ecological pyramids? What are ecological pyramids? Then, what are the different types of ecological pyramids? What are the different types of ecological pyramids? Then write down. I just forgot to give you a question. Differentiate between a grazing food chain. Differentiate between a grazing food chain and a detritus food chain. Differentiate between a grazing food chain and a detritus food chain. ग्रेजिंग फूड चेन मतलब चढ़ाई आहार श्रृंखला और डेट्रिटस फूड चेन मतलब अपरद आहार श्रृंखला. Okay. Now after we have talked about all these things, then we shall begin with a very important topic, that is how does energy flow through an ecosystem. So that means now we shall be discussing the topic of energy flow through an ecosystem. So please write down the name of the topic, energy flow through an ecosystem. तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं वास्तुतंत्र या फिर इकोसिस्टम में ऊर्जा की प्रवाह. इकोसिस्टम में ऊर्जा की प्रवाह. एनर्जी फ्लो through an ecosystem. Okay. Achha, now as I said just now that in an ecosystem there is a relation between organisms that they are continuously eaten and they are eating and are continuously being eaten. मतलब कोई भी इकोसिस्टम में हम लोग जो आहार श्रृंखलाओं के बारे में अभी आलोचना किए हैं उसमें हम लोग देखे थे कि एक प्राणी एक जीव दूसरे जीव की भक्षण करती है और उस जीव को कोई और आके भक्षण कर लेता है. तो ये जो संपर्क है एक जीव दूसरे को भक्षण करना, तो इस भक्षण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की प्रवाह वास्तुतंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरी पोषक स्तर तक होती है. So by this repeated process of being eating and being eaten, energy flows through the various trophic levels of the ecosystem. Okay. Now we must understand what are the basic characteristic features of energy flow through an ecosystem. So this energy flow through an ecosystem has certain characteristic features. So let us try to understand what are the characteristic features of energy flow through an ecosystem. तो ये जो ऊर्जा की प्रवाह वास्तुतंत्र से या फिर परितंत्र या फिर इकोसिस्टम के पोषक स्तरों में होते चला आ रहा है, इसका अपना निर्दिष्ट कोई चारित्रिक वैशिष्ट्यताएं हैं. तो उसी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे. Now the first characteristic feature is that the sun is the ultimate source of energy for all kinds of ecosystems in this world, for all natural ecosystems in this world. So remember that for all existing natural ecosystems, the sun is the ultimate source of energy. तो दुनिया में जितना भी प्राकृतिक इकोसिस्टम्स हैं, प्राकृतिक आपका क्या इकोसिस्टम्स हैं, उनमें ऊर्जा की सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य की ऊर्जा, सूरज की ऊष्मा. उसी से दुनिया की सारी जो प्राकृतिक इकोसिस्टम्स हैं वो चालू रहते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट
energy flow through an ecosystem is unidirectional. So there cannot be a multidirectional or a bidirectional energy flow in an ecosystem. So whenever energy flows through an ecosystem, it will flow in an unidirectional manner. So जैसे वास्तु तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह होती है, वो प्रवाह हमेशा एक मुखी होती है, वो बहुमुखी संभव नहीं है। तो कोई भी इकोसिस्टम में ऊर्जा की प्रवाह हमेशा एक मुखी होगा। जैसे हम लोग आप लोग सोचिए कि घास से ग्रासहॉपर मतलब टिड्डी, टिड्डी से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से चील। तो मतलब एक ही दिशा में ऊर्जा की प्रवाह हो रही है। तो ऊर्जा की प्रवाह कोई भी परितंत्र में या फिर कोई भी इकोसिस्टम में वो हमेशा एक मुखी होगी, वो बहुमुखी संभव नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, the energy once flown, it cannot be reversed. So the direction of energy flow cannot be reversed. That means as the grasshopper eats the grass, that means energy is flowing from the grass to the grasshopper. Now as the frog eats the grasshopper, that means again energy is flowing from the grasshopper to the frog. But there is no way, there are no means by which the energy can be reverted from the frog to the grasshopper or from the grasshopper back to the grass. So energy, once it has flown from one trophic level to the next trophic level, it cannot be reverted back. It cannot be reverted back. So that means direction of energy flow cannot be reversed. So that means जैसे हम लोग बोल रहे थे कि वास्तुतंत्र में ऊर्जा की प्रवाह जो है, ये प्रवाह हमेशा एक मुखी रहती है। मतलब एक बार ऊर्जा की प्रवाह अगर एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक हो गई, तो उस ऊर्जा को वापस पहला पोषी स्तर में बुलाया नहीं जाएगा। तो जैसे घास को ग्रासहॉपर खाते हैं, टिड्डी खाते हैं, तो उससे ग्रासहॉपर को या फिर टिड्डी को मेंढक खाते हैं। हाँ, तो मतलब घास से टिड्डी तक ऊर्जा की प्रवाह हुआ, फिर टिड्डी से मेंढक तक हुआ। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है जिससे मेंढक से ऊर्जा को वापस टिड्डी में वापस ला सके, या फिर टिड्डी से ऊर्जा को हम लोग घास तक वापस ला सके। ऐसा कोई बंदोबस्त हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए ऊर्जा की प्रवाह हमेशा एक मुखी होती है और वो इरिवर्सिबल मतलब उसको हम लोग वापस उसकी प्रवाह की दिशा को हम लोग मोड़ नहीं पाएंगे। एक बार प्रवाह हो गई मतलब एक पोषी स्तर से शक्ति की प्रवाह दूसरी पोषी स्तर तक चल गई, उसको वापस बुलाया नहीं जाएगा। The next character about which we must remember is that energy flow through an ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. So energy flow through an ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. I am writing down the name. Please note down thermodynamics. THER, thermodynamics. So energy flow through an ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. So you need to understand what exactly is thermodynamics. Now thermodynamics is a branch of science which deals with the study of energy flow. So what does thermodynamics? The study of heat and energy flow. So what does thermodynamics study? Thermodynamics is a branch of science which deals with the study of heat and energy flow. So remember, whenever energy flows through an ecosystem, it obeys the two basic laws of thermodynamics. तो जैसे जैसे वास्तुतंत्र के या फिर इकोसिस्टम की अलग अलग पोषीय स्तर से ऊर्जा की प्रवाह होती है, तो वो थर्मोडायनामिक्स के जो सूत्र हैं उन सूत्रों की अनुसार होती है। तो मतलब वास्तुतंत्र में ऊर्जा की प्रवाह थर्मोडायनामिक्स के सूत्रों को मानकर होती है। तो वो थर्मोडायनामिक्स के सूत्रों को तोड़कर कभी संभव नहीं है। और हम लोगों को याद रखना है कि थर्मोडायनामिक्स का
पहला और द्वितीय जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों के अनुसार वास्तु तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह होती है. सो वी मस्ट लर्न द फर्स्ट and the second laws of thermodynamics. So let us try to understand what does the first law of thermodynamics state. Now the first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. So according to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. तो थर्मोडायनामिक्स का पहला सूत्र अनुसार ऊर्जा को हम लोग सृष्टि भी नहीं कर सकते हैं या फिर ऊर्जा को हम लोग विनष्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का एक रूप से दूसरा रूप में रूपांतरण संभव है. तो हम फिर से दोहरा रहे हैं, ऊर्जा का सृष्टि या फिर ऊर्जा को विनष्ट करना दोनों ही संभव नहीं है, लेकिन जो किया जा सकता है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग रूपांतरण कर सकते हैं. सो वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट वी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it can only be transformed from one form to another. अच्छा, उसके बाद हम लोग को देखना है the second law of thermodynamics. Then we shall be discussing the second law of thermodynamics. Now as far as the second law of thermodynamics is concerned, it states that whenever there is transformation of energy from one form to another, whenever there is transformation of energy from one form to another, some amount of energy is always lost as unavailable heat. So what did I say? Whenever there is transformation of energy from one form to another, some amount of energy is always lost as unavailable heat. तो जब भी ऊर्जा की एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होगी, तभी कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में बर्बाद हो जाएगा. इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय सूत्र. तो थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय सूत्रों के अनुसार जब भी ऊर्जा कोई एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है, तब भी कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में नष्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग काम में लगा नहीं पाएंगे. दिस इज द सेकेंड लॉ. तो जो हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी परितंत्र में ऊर्जा की जो प्रवाह है, अच्छा सेकेंड लॉ टाइम यार एक बार रिपीट कर दो. अच्छा, कोई भी परितंत्र में ऊर्जा की जो प्रवाह है वो प्रवाह थर्मोडायनामिक्स के सूत्रों के अनुसार होती है. सो व्हेनेवर देयर इज एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम, it obeys the two foremost and basic laws of thermodynamics. So according to the first law, energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. तो पहली सूत्र अनुसार ऊर्जा की सृष्टि या फिर उसकी विनष्ट असंभव है, लेकिन उसकी सिर्फ रूपांतरण संभव है. ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरी रूप में रूपांतरित कर सकते हैं. And according to the second law of thermodynamics, whenever there is transformation of energy from one form to the other, some amount of energy is always lost as unavailable heat. So whenever there is transformation of energy from one form to another, some amount of energy is always lost as unavailable heat. जब भी ऊर्जा की रूपांतरण होती है, तब भी कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में नष्ट होती है, जिसको हम लोग हमारे काम में लगा नहीं पाएंगे. So these are the two basic laws of thermodynamics which are being obeyed during the process of energy flow through an ecosystem. Now the next thing which we need to remember about the characteristics of energy flow, that whenever there is energy flow from one trophic level to the other trophic level in an ecosystem, the amount of energy goes on decreasing. The amount of energy goes on decreasing. So as energy flows
from one trophic level to the next in an ecosystem, the amount of energy that is available to the next trophic level goes on decreasing. तो जब भी ऊर्जा की प्रवाह होती है एक पोषीय स्तर से दूसरी पोषीय स्तर तक, ऊर्जा की परिमाण वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जाता है. So according to this system, now there is a certain law which we need to remember, that is known as the Lindemann's 10% law. That is known as the Lindemann's 10% law. So I'm writing down the name. Please note down. Please note down. Lindemann's 10% law. So I'm writing down the name. Lindemann's 10% law. It is known as the Lindemann's 10% law. So what does the Lindemann's 10% law suggest? The Lindemann's 10% law tells us that whatever energy is available at a particular trophic level of a food chain, only 10% of it will be flowing to the next trophic level. So I am repeating the law. Whatever energy is available at a particular trophic level of the food chain, only 10% of it is available to the next trophic level. So this is known as the Lindemann's 10% law. So what happens to the remaining 90%? The remaining 90% of the energy is utilized for the maintenance of the organism at that trophic level. So Lindemann की 10% लॉ के अनुसार एक पौशी स्तर में जितनी भी ऊर्जा उपलब्ध है उसका सिर्फ 10% ऊर्जा उस पौशी स्तर से अगली पौशी स्तर तक पहुंच पाएगी. तो लिंडमैन के 10% लॉ के अनुसार एक पौशी स्तर में जितनी भी परिमाण ऊर्जा है उसकी सिर्फ 10% अगली पौशी स्तर तक पहुंच पाएगी. So this is what we call as the Lindemann's 10% law. So please remember the 10% law. According to the 10% law, whatever energy is available at one trophic level, only 10% of it will flow to the subsequent trophic level. So with that, we come to the end of energy flow in an ecosystem. तो इसी के साथ इकोसिस्टम में या फिर परितंत्र में शक्ति की जो ऊर्जा की जो प्रवाह है उसको लेके आलोचना हम लोग खत्म कर चुके हैं. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस. राइट डाउन नंबर 1, हाउ डज एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम? How does energy flow through an ecosystem? Number 2, state the basic characteristics. State the basic characteristics of energy flow through an ecosystem. State the basic characteristics of energy flow through an ecosystem. Number 3, what is thermodynamics? What is thermodynamics? Number 4, state the first and second law of thermodynamics. State the first and second law of thermodynamics. Number 5, state Lindemann's 10% law of energy flow. State Lindemann's 10% law of energy flow.
स्टेट लिंडमैन्स 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, अच्छा। डू यू हैव एनी डाउट्स? प्लीज़ आस्क मी। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो, चैट बॉक्स में टाइप करो। प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। If you have any doubts, please ask me. Then we shall continue with the class. सेकेंड वाला बोलने से नहीं होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन इन हिंदी। फूड चेन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। फूड चेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। अच्छा, फूड चेन का डेफिनेशन हिंदी में। अच्छा, एक सेकेंड, आपका पास कोई हिंदी का बुक है? अगर आपका पास कोई हिंदी का बुक है तो उसमें आप लोग डेफिनेशंस बढ़िया से आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरा पास तो कोई हिंदी का बुक नहीं है। हम एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके हिंदी का जो ट्रांसलेटेड वर्ड्स है उसको आपको बोलते जाते हैं। तो मेरा पास तो कोई बुक नहीं है, इसीलिए एकदम करेक्ट डेफिनेशन हम आपको नहीं दे पाएंगे हिंदी में। अगर आपका पास कोई बुक है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, कोई एक जन लिखा है आज़ाद। अच्छा आज़ाद, तुम ही वो व्हाट्सएप में वो पोस्ट करते हो ना हिंदी में? आज़ाद, तुम ही वो व्हाट्सएप हिंदी ग्रुप में ये सब ट्रांसलेट करके पोस्ट करते हो ना? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, दैट इज़ वेरी गुड ऑफ यू। दैट इज़ यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क फॉर एवरीवन, यू आर हेल्पिंग एवरीवन, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। तो आज़ाद, अगर तुम्हारे पास आहार श्रृंखला का कोई डेफिनेशन है हिंदी में तो तुम उसको एक बार ग्रुप में दे दो। हाँ, जिसको डाउट्स है वो रेफ़र कर सकते हैं उस डेफिनेशन को। एक्चुअली मेरा पास तो हिंदी बुक नहीं है और मेरा हिंदी भी बहुत दुर्बल है। आई एम वेरी पुअर इन माई हिंदी, सो यू कैन हेल्प मी इन दैट वे। एंड एनीवे आज़ाद, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब बाय हेल्पिंग अदर्स। अच्छा, और कोई डाउट्स है तो पूछे। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स हम देख लेते हैं चैट बॉक्स में। अच्छा, आज़ाद तो वो पोस्ट कर दिया है, आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स रिपीट कर दीजिए। अच्छा, उसको क्या हिंदी में रिपीट करें या फिर इंग्लिश में? संजू कुमारी, थर्मोडायनामिक्स को हिंदी में रिपीट करें या फिर इंग्लिश में? एक बार बोलो हमको, तो फिर हम इंग्लिश में या फिर हिंदी में उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। अच्छा, हिंदी में, ओके फाइन। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स या फिर एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जो ताप या फिर हीट है उसकी प्रवाह कैसे होती है, हीट और ऊर्जा, मतलब हीट एंड एनर्जी, उसका प्रवाह कैसी होती है उसको लेके हम लोग पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स या विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग ताप और ऊर्जा की प्रवाह के बारे में जानते हैं। और जैसे हम बोल रहे थे कि कोई भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा की जो प्रवाह होती है वो थर्मोडायनामिक्स की दो सूत्रों के अनुसार होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला सूत्र और द्वितीय सूत्र। तो पहला सूत्र के अनुसार हम लोग ये बोल पाएंगे कि ऊर्जा का सृष्टि या फिर विनष्ट करना संभव नहीं है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को हम लोग सृष्टि भी नहीं कर पाएंगे और उसको हम लोग विनष्ट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवश्य हम लोग ऊर्जा की रूपांतरण कर पाएंगे। जैसे आप सोचिए, जब हम लोग लाइट्स या फिर फैंस चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग लाइट जलाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपका ट्यूब जल रहा है उससे आपको लाइट मिल रही है। तो इसी तरह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। ये है पहला सूत्र।
दूसरा सूत्र के अनुसार जब भी ऊर्जा को हम लोग एक आकार से दूसरी आकार में रूपांतरित कर रहे हैं, कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में नष्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग अपना काम में नहीं लगा पाएंगे। तो जब भी हम लोग ऊर्जा को एक रूप से दूसरी रूप में रूपांतरित कर रहे हैं, तब भी कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में नष्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग अपने काम में नहीं लगा पाएंगे। ये होगी आपकी दूसरी सूत्र। ठीक है, और कोई डाउट्स है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क मी, otherwise I will be ending the class, and in the next class we shall begin with biogeochemical cycles. अगली क्लास में हम लोग पोषक चक्र या फिर जिसको हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं, उसको लेके आलोचना शुरू करेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करें, या फिर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो क्लास को हम ख़त्म करते हैं। ओके देन, किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है, हम लोग क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। ओके। अच्छा, इंटरनल्स कैसे होगा, ये सवाल के उत्तर हम बहुत बार दे चुके हैं। तो उस MCQ इंटरनल एग्ज़ाम कब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, तो जब डिसाइड होगा आपको नोटिस मिल जाएगी, चिंता का कोई बात नहीं है। डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, आप लोगों को नोटिस भी मिल जाएगी। MCQ के द्वारा गूगल फॉर्म से होगा। ठीक है, ओके देन, आई एम देन एंडिंग द क्लास। आप लोग पढ़ते रहिए पहला 2 चैप्टर। ठीक है, बाय देन।